यस भाई, सतत फलनों का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम आगे ले चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 हम कर रहे हैं। इसमें 14वां सवाल देखिए। फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) = 3 यदि x greater than equal to 0 less than equal to 1, यानी क्लोज इंटरवल 0 to 1 में फलन ऐसे परिभाषित है कि f(x) = 3 और जब x greater than 1 less than 3 यानी ओपन इंटरवल 1 to 3 में फलन परिभाषित है f(x) = 4 और क्लोज इंटरवल 3 to 10 में फलन परिभाषित है f(x) = 5। तो इस फलन की हमें सत्यता की इसकी जांच करनी है। इसके सातत्य पर विचार कीजिए कहते हैं। तो एक चीज देखें, जो पहला फलन था, फलन का जो पहला ब्रांच है f(x) = 3 जब x क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में है। तो पहली बार एक बात मैं समझाता हूँ, कोई फलन अगर क्लोज इंटरवल a से b में अगर संतत है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फलन क्लोज इंटरवल a से b के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। अब अगर ये फलन क्लोज इंटरवल a to b में सतत है, इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस इज इक्वल, अगर वो a पर सतत है तो क्लोज इंटरवल लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ f(x) बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू a f(x). यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं होगी क्योंकि ये फलन a के लेफ्ट हैंड साइड में परिभाषित नहीं है। उसी प्रकार से b पर कोई फलन परिभाषित है, b पर कोई फलन सतत है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस, क्योंकि b प्लस पर यानी b के दाईं तरफ फलन परिभाषित नहीं है, केवल b तक परिभाषित है। लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल टू, यदि लिमिट x टेंडिंग टू यानी ये कहें दिस इक्वल टू fb के बराबर है, इसको भी कहें लिमिट न करके ये भी सिंपली fa के बराबर है। मतलब ये हुआ अगर क्लोज इंटरवल में कोई फलन a और b पर सतत है, तो यदि वो a पर सतत है तो इसका मतलब हुआ कि a पर जो राइट हैंड लिमिट है वो fa के बराबर होना चाहिए, और b पर सतत है का मतलब हुआ क्लोज इंटरवल a to b में b पॉइंट के बाद इस अंतराल में कोई बिंदु नहीं है। अगर कोई फलन b पर सतत है, इसका मतलब ये हुआ कि b पर वाम पक्ष की सीमा लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस ऑफ f(x) = fb के बराबर होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो फलन a और b पर सतत होगा। एक बात ये हुई कि कोई फलन क्लोज इंटरवल a और b में सतत है, तो ये बातें होंगी। दूसरा, इस संदर्भ में देखिए, हमें टर्निंग पॉइंट पहचानने हैं। इसमें यह फलन अगर असतत हो सकता है तो टर्निंग पॉइंट पे मैंने कहा कि ये असतत हो सकता है, तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या है? पहला अंतराल है x greater than equal to 0 less than equal to 1। इसमें 0 टर्निंग पॉइंट नहीं है क्योंकि 0 से 1 के बीच में सदैव फलन 3 रहता है। क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में फलन सदैव 3 ही रहता है, चाहे 0 के दाएं तरफ हो, 0 पर हो, या 1 के बाएं तरफ हो, या 1 पर हो, तो ये फलन हमेशा f(x) = 3 रहता है। उसी प्रकार से x greater than equal to 3 से 10 में यानी क्लोज्ड इंटरवल 3 to 10 के बीच में फलन सदैव 5 रहता है। वो 3 पर, 3 के दाएं तरफ, 10 पर और 10 के बाएं तरफ सदैव फलन जो है f(x) = 5 रहता है। तो टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट है 1 और 3, यानी x लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 1 पर फलन था 3, f(x) = 3, और जब x greater than 1 हुआ तो f(x) = 4 हो गया। तो ये टर्निंग पॉइंट 1 है। उसी प्रकार से टर्निंग पॉइंट 3 है। जब x लेस देन 3 था f(x) = 4 था, जब x greater than 3 है तो f(x) = 5 हो गया। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर 1 और 3 है। यहीं पर हम इस फलन की सततता की जांच करेंगे। अन्य समस्त बिंदुओं पर यह फलन सतत होगा क्योंकि ये अचर रहेगा। 0 से, ये फलन कहाँ से कहाँ के बीच में परिभाषित है? 0 से 10 के बीच में परिभाषित है। तो 0 से 10 के बीच में हम देख रहे हैं 0 से 1 के बीच में सदैव सतत होगा, 3 से 10 के बीच में सदैव सतत होगा। अब चेक करना है, और यहाँ भी हमने देखेंगे कि ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में भी ये सतत होगा क्योंकि ये 4 है हमेशा। तो टर्निंग पॉइंट है 1 और 3, यहाँ पर हम इनकी सततता की जांच करेंगे। तो x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम ज्ञात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट
ये हमेशा तरीका एक ही है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखा हम। अब लिमिट और x जगह हम रख देंगे 1 माइनस एच, क्योंकि 1 के बाईं तरफ हम इस फलन की सततता की जांच कर रहे हैं, तो x जगह हम रख देंगे 1 माइनस एच, और x टेंस टू 1 माइनस है तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। ये तरीका है, ये हम करते आए हैं। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जब x का मान 1 से कम है तो एफ एक्स इक्वल हमारे पास है 3, अचर फलन है, चाहे x का मान कुछ भी हो इस अंतराल में, यानी x इज लेस देन 1 के लिए सदैव फलन जो है 3 के बराबर होता है। f ऑफ 1 माइनस 3 इज इक्वल टू जाए लिमिट h टेंस टू 0 3। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक अचर फलन है, 3 है, एफ एक्स इक्वल टू 3 ऑलवेज, हमेशा जब x का मान 0 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 से बीच में, यानी जब भी x का मान 1 के बाईं तरफ होगा, यानी x का मान 1 माइनस एच होगा, तो हम इस अंतराल में फॉल कर रहे हैं, इस अंतराल में गिरते हैं हम, तो इस अंतराल में ये फलन अचर फलन है, उसका मान 3 हो जाता है, इसलिए f ऑफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू जाएगा 3। अभी अचर फलन है तो इसकी सीमा हमेशा 3 रहेगी। अब राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। 1 प्लस का मतलब दाईं ओर से हमें फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो x जगह हम 1 प्लस एच रखेंगे और लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, यानी x का मान 1 से ज़्यादा है, x का मान 1 से ज़्यादा है तो हम इस अंतराल में फॉल करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू 4 है, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू 4, और अचल फलन है, h पर निर्भर नहीं करेगा, हमेशा 4 रहेगा। तो हमें दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन x इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है या समतत नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरा, अब टर्निंग पॉइंट दूसरा हमने कहा, एक तो था टर्निंग पॉइंट 1 और दूसरा टर्निंग पॉइंट है 3, तो 3 पर इसकी सत्यता की जांच करते हैं। x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स, ये तरीका है। अब x जो है 3 की ओर अग्रसर हो रहा है बाईं ओर से, तो हम x जगह लेंगे 3 माइनस एच और h टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच। जब हम f ऑफ 3 माइनस एच में हैं, यानी x का मान 3 से कम है, तो हमें पता है कि ये जो फलन है जब x का मान 3 से कम है, x लेस देन 3 के लिए एफ एक्स इक्वल टू 4 हो जाता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच इक्वल हो जाएगा 4, और ये h पर निर्भर नहीं करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 हो जाएगी। और 3 पर अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और x का हम रख देंगे 3 प्लस एच। अब x का मान जब 3 से ज़्यादा है तो हमें फलन ऐसे परिभाषित है, तो x का मान जब 3 से अधिक है तो एफ एक्स इक्वल टू 5 था, x का मान 3 से अधिक होने पर एफ एक्स 5 है, इसलिए f ऑफ 3 प्लस एच बराबर हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 5। अब ये अचर फलन है तो इसका मान हमेशा लिमिट h टेंस टू 5 इक्वल टू 5 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 4 और राइट हैंड लिमिट है 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन x इक्वल टू 3 पर समतत नहीं है। ये फलन जो है x इक्वल टू 3 पर समतत नहीं है। तो अब यही दो टर्निंग पॉइंट थे जहां पर ये फलन असतत हो सकता था, असांतत्य बिंदु होने का की यही संभावनाएं थी जो टर्निंग पॉइंट थे। तो हम कहेंगे अतः असांतत्य बिंदु जो होंगे, असांतत्य बिंदु हो जाएंगे x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 3। अन्य, इतनी बात जरूर लिख लीजिए, अन्य सभी बिंदुओं पर फलन
संतत होगा। इस बात को जरूर लिख लीजिए। और फलन 0 से 10 के बीच में परिभाषित है। क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 10 के बीच में ये फलन परिभाषित है। क्लोज इंटरवल 0 to 10 में परिभाषित था। तो अन्य सभी बिंदुओं पर ये सतत होगा। असांतत्य बिंदु केवल x=1 और x=3 होंगे। एक कभी इसमें इस तरह से सवाल आता है कि आपको दो अचर दिए गए हैं, अगर फलन दिए गए बिंदु पर सतत है तो आप उन अचरों का मान ज्ञात करिए। इस तरह का एक सवाल इसमें है। 17वां सवाल, इसको देखिए कि फलन ऐसे परिभाषित है f(x) ax+1 यदि x < 3, f(x) bx+3 यदि x > 3 है। अगर फलन इस तरह से परिभाषित है तथा ये दिया गया है, इस प्रकार से परिभाषित फलन तथा फलन x = 3 पर संतत है, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है हमारे पास। a और b का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि ये दिया गया फलन x = 3 पर सतत है। अभी देखिए, कोई फलन अगर किसी बिंदु पर सतत है, ये फलन अगर x = 3 पर सतत है तो हमें 3 बातें मिलती हैं। एक तो ये होगा x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा x = 3 पर राइट हैंड लिमिट बराबर होगा 3 पर फलन का मान। ये 3 समीकरण हमें यहाँ से मिलती है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f3 और राइट हैंड लिमिट बराबर f3, ये 3 इक्वेशन हमें मिलती हैं। उससे उन समीकरणों से हम देखेंगे कि a और b का मान क्या आता है, वो हम हल करेंगे उसे। हल हम इसका ऐसे करेंगे, हल x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to limit x tending to 3 minus of fx। 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यही हुआ, लिमिट h tending to 0 और x जगह रख देंगे 3 minus h, यानी 3 पर x जो है 3 की ओर अग्रसर हो रहा बाईं ओर से, इसलिए x हमेशा कौन से मान लेगा, x = 3 minus h मान लेगा। और जब x tending to 3 है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 3 की ओर अग्रसर हो रहा तो h का मान क्या है, h = 3 minus x। अगर x 3 की ओर अग्रसर होगा तो इनका अंतर 0 की ओर अग्रसर होगा, h → 0। ये हमेशा लिखते हैं, हमेशा यही तरीका हुआ लिखने का। लिमिट x tending to 3 minus of fx = लिमिट h → 0 f of 3 minus h। दिस इक्वल टू लिमिट h → 0 जब x का मान 3 से कम है, ये हुआ x < 3 के लिए फलन है ax+1, तो fx था ax+1, तो f of 3 minus h हो जाएगा। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3 minus h रख देंगे, that is a into 3 minus h plus 1। दिस इक्वल टू लिमिट h → 0 3a minus ah plus 1। अब लिमिट h → 0 रख देंगे तो ये वाला पद शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a plus 1, क्योंकि ये h = 0 रखेंगे, ये शून्य हो गया तो 3a plus 1 हमारे पास हो गया। तो राइट हैंड लिमिट अगर यहाँ पर निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, यानी 3 पर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये दाईं ओर से 3 की ओर अग्रसर हो रहा, तो x की जगह हम रखेंगे 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x का मान 3 से ज्यादा है तो fx इक्वल टू bx प्लस 3 हो जाता है, तो जहां पर x था वहां पर 3 प्लस h रखेंगे, b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। दिस इक्वल टू 3b प्लस bh प्लस 3। लिमिट वही है, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये वाला पद शून्य हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास b प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट आई b प्लस 3। और f3 का मान क्या हो जाएगा, 3 पर अगर फलन का मान ज्ञात करते हैं तो f3 बराबर हमारे पास आता है
F3 इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए फलन हमारे पास है ax प्लस 1। तो अगर F3 निकालेंगे तो x की जगह हम रखेंगे 3, तो F3 बराबर हो जाएगा 3a प्लस 1। अब लेकिन ये वही मान आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ही आया 3a माइनस 1, अलग से मान नहीं आया। तो एक्चुअली हमारे पास दो ही इक्वेशन है, एक है फलन, दो इक्वेशन क्यों है मैं कैसे कह रहा हूँ, फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F3 के बराबर होना चाहिए। अब तीन इक्वेशन ऐसे आते थे, एक इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड बराबर F3 और लेफ्ट हैंड बराबर F3, तीन इक्वेशन ऐसे बनते हैं। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और F3 बराबर है तो हमें दो ही इक्वेशन मिले, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट थी हमारे पास 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट हमारे पास है b प्लस 3। तो a और b में एक ही संबंध मिलता है, तो दो इक्वेशन मिलते हैं हमारे पास। तो हम एक काम कर सकते थे कि हम इनको हल करके a और b के मान अलग अलग ज्ञात कर सकते थे। तो यहाँ पर हम केवल a और b के बीच में संबंध ही ज्ञात कर सकते हैं। 3a प्लस 1 इक्वल टू b प्लस 3, अगर हम 1 को यहाँ ले जाते हैं तो 3a इक्वल टू b प्लस 3 माइनस 1 2, यानी a इक्वल टू हमारे पास आया b प्लस 2/3। केवल यही संबंध हम a और b के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। a और b का अलग अलग मान हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरी इक्वेशन मिलेगी नहीं, ये F3 जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ही है, तो इसलिए हमें दूसरी इक्वेशन नहीं मिल पा रही यहाँ पर। अगर इन दोनों को इक्वल करते हैं ऑलरेडी इक्वल है, इन दोनों को इक्वल करते हैं पहले इसी इक्वेशन के इक्वल था, तो एक ही इक्वेशन यहाँ पर मिल रही है। दो अज्ञात राशियाँ थी तो इसको a और b को हम हल नहीं कर पाएंगे, केवल उनमें संबंध ही ज्ञात कर पाएंगे, a इक्वल टू b प्लस 2/3। एक सवाल ये हुआ। इसी तरह इसमें एक सवाल है, लैम्डा का मान ज्ञात करिए, इसका 18वां सवाल। बोर्ड में इस तरह का सवाल आता है, ठीक से देखिए इन्हें। लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें दिया है कि fx इक्वल टू दिया है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0, और दिया गया है कि यह फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। इसका x इक्वल टू 1 पर इसके सामतत्य पर विचार कीजिए। फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है, एक बात तो ये दी है। तो यदि फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। साथ में एक चीज और जोड़ा है, x इक्वल टू 1 पर इसके सामतत्य पर विचार कीजिए। ये प्रश्न हमारे पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका हल हम देंगे। तो पहले तो हमें देखना है कि फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है, तो इस अचर अज्ञात राशि लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो वही बात होगी कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं और f0 का मान ज्ञात करते हैं, इससे हम लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी x 0 की ओर अग्रसर हो रहा है बाईं ओर से, यानी x कौन से मान ले रहा है, नेगेटिव मान। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब हमें पता है था कि x का मान जब भी लेस देन इक्वल टू 0 है तो fx इक्वल टू था लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो f ऑफ माइनस h का मान हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा इंटू, यहाँ पर x की जगह रखेंगे माइनस h, लैम्डा इंटू माइनस h का होल स्क्वायर 2 गुणा माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा इंटू h स्क्वायर प्लस 2h। और जब हम h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, तो दिस इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 प्लस 0,
दैट इज इक्वल टू जीरो हो गया। लैम्डा इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा जीरो आती है। और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जीरो पर अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h बराबर लिमिट s टेंड्स टू जीरो एफ एच। दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो। अब x का मान जीरो से ज्यादा है तो x का मान जब भी जीरो से ज्यादा है तो एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन हो जाता है, तो जाएगा एफ एच इक्वल टू जाएगा फोर एच, क्योंकि एफ एक्स था फोर एक्स प्लस वन तो एफ एच हो जाएगा, जहां पर x था वहां पर हम s रख देंगे क्योंकि एफ एच का मान चाहिए, तो फोर एच प्लस वन। और लिमिट s टेंड्स टू जीरो करेंगे तो जाएगा फोर इंटू एच, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो हमें दिख रहा है कि ये फलन x इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही है लैम्डा के किसी भी मान के लिए। लैम्डा हम कोई भी मान लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा जीरो आती है और राइट हैंड लिमिट हमेशा वन आती है। तो इसलिए हमें एक बात साफ दिख रही है कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये फलन x इक्वल टू जीरो पर संतत नहीं हो सकता है। आप लैम्डा को कोई भी मान दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा जीरो आएगी और राइट हैंड लिमिट लैम्डा पर निर्भर ही नहीं करती है, ये तो वन ही आएगी राइट हैंड लिमिट जो है, क्योंकि फलन का मान x ग्रेटर देन जीरो के लिए लैम्डा से परे था। तो हम ये देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए वन आएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए शून्य आ रही है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए फलन x इक्वल टू जीरो पर संतत नहीं है। ये फलन संतत हो ही नहीं सकता लैम्डा के किसी भी मान के लिए जीरो पर। अब चेक करना है कि x इक्वल टू वन पर, x इक्वल टू वन पर हम देखते हैं। अब x इक्वल टू वन पर यह फलन ऐसे परिभाषित, जब भी x का मान ग्रेटर देन जीरो था तो एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन है, तो ये फलन x इक्वल टू वन के बाएं तरफ भी ऐसे ही परिभाषित होगा, एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन, और उसके दाएं तरफ भी। तो हम x इक्वल टू वन पर इसका सीमांत मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि वन तो टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, तो वन पर इस फलन का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू वन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड की जरूरत नहीं है क्योंकि वन टर्निंग पॉइंट नहीं है, फलन हमेशा x ग्रेटर देन जीरो के लिए फोर एक्स प्लस वन रहता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू वन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू वन एफ एक्स हो जाएगा फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू x इक्वल टू वन रखेंगे तो जाएगा फोर इंटू वन प्लस वन इक्वल टू फाइव, और f1 इक्वल टू सीमांत मान तो 5 आया 1 पर, तो 1 पर फलन का मान क्या है, f1 इक्वल हो जाएगा फिर से एफ एक्स इक्वल था 4x प्लस वन, तो 4 इंटू वन प्लस वन, ये हो जाएगा फिर से 4 प्लस वन 5। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, यानी एक पर सीमांत मान एक पर फलन के मान के बराबर है। इसलिए फलन x इक्वल टू 1 पर सदैव संतत है। ये वैसे भी लैम्डा पर निर्भर नहीं करता था, एक पर ये फलन लैम्डा का मान के मान पर निर्भर करता ही नहीं था, तो लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए x इक्वल टू 1 पर ये सदैव संतत होगा, लेकिन लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये शून्य पर संतत नहीं होगा। इस तरह के इसमें सवाल होंगे। एक इसी तरह इसमें कई सवाल हैं, 27, 28, 6 से लेकर 26 से लेकर 26, 27, 28, 29, 30 तक ये सवाल सब एक जैसे हैं। एक बार 30वां सवाल करके देखते हैं। 30वां सवाल, ए और बी के किन मानों के लिए ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ए व बी के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन ऐसे परिभाषित है एफ एक्स इक्वल टू 5 यदि
x लेस देन इक्वल टू 2, ये है ax प्लस b, यदि x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10, और यह है 21 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इस प्रकार से फलन परिभाषित है। यह फलन सदैव संतत है। a और b के मान ज्ञात कीजिए ताकि fx द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यह फलन संतत फलन है, ये दिया है। यह फलन अगर संतत फलन है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, यह सवाल है। यह फलन अगर संतत फलन है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हल हम कैसे करेंगे। अगर ये फलन संतत फलन है तो ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तो इसकी सततता की जांच हम जो टर्निंग पॉइंट है वहां पर देखते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या है? एक तो 2 है टर्निंग पॉइंट, x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए 5 था, x ग्रेटर देन 2 के लिए ax प्लस b है। वैसे ही x लेस देन 10 के लिए ax प्लस b था और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए 21 है। तो टर्निंग पॉइंट 2 और 10 है। इसके हमें दो अज्ञात राशियां a और b का मान ज्ञात करना है, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी कि 2 पर इसके हम देखते हैं कि ये फलन 2 पर भी, अगर ये सदैव संतत है तो 2 पर भी सतत होगा और 10 पर भी सतत होगा। तो देखते हैं x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 से कम है तो fx इक्वल टू हमारे पास था हमेशा 5, तो जाएगा 5। तो दिस इक्वल टू हमारे पास, तो ये अचर फलन है तो इसका मान हमेशा 5 ही रहा। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं 2 पर इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x हो जाएगा 2 प्लस h, यानी x का मान 2 से ज़्यादा है तो fx इक्वल टू हमारे पास जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 2 से अधिक है तो फलन है ax प्लस b। तो जहाँ पर x था वहाँ पर 2 प्लस h रखेंगे, a इंटू 2 प्लस h प्लस b बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2a प्लस ah प्लस b। अब यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है तो ये पद शून्य हो जाएगा, सिंपली आया 2a प्लस b। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आई कि फलन x इक्वल टू 2 पर संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब 2 पर फलन का मान 5 ही होगा, फिर बात वही आ जाएगी। अगर हमें यह कहा जाता है कि केवल इतना ही दिया जाता कि फलन 2 पर ही इसकी सततता हमें दी गई होती, अगर 2 ही पॉइंट होता, 10 दूसरा टर्निंग पॉइंट नहीं होता यहाँ पर, तो अगर केवल 2 टर्निंग पॉइंट होता तो फिर बात वही आ जाती, क्या कि 2 पर फलन का मान 5 था, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 5 आई, तो फिर जो हमने पिछला वाला सवाल किया था 16 उसी तक की इसकी स्थिति हो जाती, केवल संबंध ही हम बता पाते। तो यहाँ पर हमारे पास एक अवसर और है, एक टर्निंग पॉइंट 10 है, तो हम 10 पर भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के एक इक्वेशन वहाँ से निकालें। ये इक्वेशन क्या है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट थी 5 और राइट हैंड लिमिट है 2a प्लस b, तो मैं कह देता हूँ कि 2a प्लस b इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। x इक्वल टू 10 पर, अब देखते हैं x इक्वल टू 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस ऑफ fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी x का मान 10 से कम है तो fx इक्वल टू ax प्लस b था, fx इक्वल टू ax प्लस b था। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू x जगह हो जाएगा a इंटू 10 माइनस h प्लस b बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 10a माइनस ah प्लस b। फिर से h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा,
तो हमारे पास आई लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी सिंपली 10a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट ये बराबर जाएगा लिमिट कहाँ पर 10 पर, लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस ऑफ fx बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस h बराबर जब भी फलन का मान 10 से ज़्यादा है तो ये अचल फलन है fx इक्वल टू 21, तो f ऑफ 10 प्लस h का मान भी हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 21। अब ये अचल फलन है, h पर निर्भर ही नहीं करेगा, तो इसका मान जो है 21 ही हुआ राइट हैंड लिमिट। इसलिए फलन x इक्वल टू 10 पर संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के बराबर, यानी 10a प्लस b बराबर हमारे पास हो जाएगा 21। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके एक समीकरण हमारे पास आई थी 2a प्लस बी बराबर 5, एक समीकरण हमारे पास आई 10a प्लस बी बराबर 21। इन दोनों को हल करके a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास थी, समीकरण 2 तो यह है 10a धन b बराबर 21, और पहली थी 2a धन b बराबर 5, ये था समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों को घटा देते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 10 × 2 8a बराबर 21 × 5 16, इसलिए a बराबर आया 16/8 2। इस a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से इस a का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 दूना 4 धन b बराबर 5, इसे b बराबर आया 1। तो हल हमारे पास सिंपली हो जाएगा a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम a और b के मान ज्ञात करते हैं। तो ये एक प्रकार के सवाल हुए।